गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के बाद एक क्षण में बीजेपी भाजपा ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले 38 नेताओं की लिस्ट बनाई, 27 को हिदायत दी। जी हां दोस्तों, भाजपा ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले अपने 38 नेताओं की पहचान कर ली है। इनमें से 27 चुने हुए नेताओं को ऐसे बयान देने से बचने की हिदायत दी है। इनसे कहा गया है कि धार्मिक मुद्दों पर बयान देने से पहले पार्टी से परमिशन ले ले। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले नुपुर शर्मा और नवीन कुमार पर कार्रवाई के बाद भाजपा एक्शन में दिख रही है। नेताओं के पिछले 8 साल यानी कि सितंबर 2014 से 3 मई 2022 तक के बयानों को आईटी विशेषज्ञों की मदद से खंगाला गया है। करीब 5200 बयान गैर जरूरी पाए गए। 2700 बयानों के शब्दों को संवेदनशील पाया गया। 38 नेताओं के बयानों को धार्मिक मान्यताओं को आहत करने वाली कैटेगरी में रखा गया है। दोस्तों, अनंत कुमार हेगड़े, शोभा कर्दलाजे, गिरिराज सिंह, तथागत राय, प्रताप सिंह, विनय कटियार, महेश शर्मा, टी राजा सिंह, विक्रम सिंह सैनी, साक्षी महाराज, संगीत सोम को विवादित बयान देने वाले नेताओं की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ज्ञानव्यापी केस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दायर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक और याचिका दाखिल की गई है। यह जनहित याचिका ज्ञानव्यापी परिसर में मिली संरचना की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए एक समिति आयोग नियुक्त करने का निर्देश देने के साथ यह जानने के लिए कि क्या वह शिवलिंग है या एक फंवारा है को लेकर दायर की गई है। दरअसल दोस्तों, वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के वजू खाने में मिली संरचना को लेकर हिंदू पक्ष कह रहा है कि यह शिवलिंग है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि यह फव्वारा है। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ज्ञानव्यापी मस्जिद केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी जिला कोर्ट में चल रही है और अगली सुनवाई की तारीख 4 जुलाई तय की गई है। दरअसल 1 जून से अदालतों में गर्मी की छुट्टियों के चलते यह फैसला लिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र के कुख्यात गैंगस्टर अरुण गौली गैंग से जुड़े तार। शार्प शूटर संतोष जाधव उसी का है गुर्गा। जी हां दोस्तों, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार महाराष्ट्र के कुख्यात गैंगस्टर अरुण गौली गैंग से जुड़े हुए हैं। पंजाब पुलिस ने जिन 8 शार्प शूटर्स की शिनाख्त की है उनमें संतोष जाधव गौली गैंग का ही गुर्गा है। वह पुणे का रहने वाला है। 29 मई को मूसेवाला को गोलियां मारने में भी वह शामिल था। संतोष जाधव को खासतौर पर मुंबई से पंजाब बुलाया गया था। उसके साथ महाराष्ट्र का ही सौरभ महाकाल भी आया था। गौली इस वक्त महाराष्ट्र के जेल में बंद है। इस नए खुलासे के बाद पंजाब पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ इनपुट शेयर किए हैं। मुंबई पुलिस से सहयोग मांगा गया है, जिसके बाद पुणे पुलिस जाधव की तलाश में जुट गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पैगंबर पर टिप्पणी के बाद बीजेपी के एक्शन की वजह। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 साल में जो इमेज बनाई उसे इन बयानों से हुआ नुकसान। जी हां दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पर खाड़ी देशों से उठे विरोध के बाद बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। पार्टी ने अपने 2 प्रवक्ताओं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार पर एक्शन लेकर कड़ा संदेश देने की कोशिश की और इसके बाद ऐसे नेताओं की लिस्ट तैयार करके उन्हें विवादास्पद बयानों से दूर रहने की हिदायत भी दे डाली। इस मुद्दे पर पहले 57 मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने विरोध जताया और इसके बाद कुछ अरब देशों ने भारतीय उत्पादों का बहिष्कार शुरू कर दिया। ऐसे में सवाल है कि अरब देशों का दबाव कितना असरदार साबित होता है। क्या आने वाले दिनों में भाजपा की रणनीति बदलेगी? क्या पार्टी हार्ड के बजाय सॉफ्ट चेहरे के तौर पर सामने आएगी? आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। निर्मला सीतारमण ने कहा शेयर बाजार में उतार चढ़ाव गुड न्यूज, निवेशकों के लिए बोली यह बात। जी हां दोस्तों, अगर आप भी भारतीय शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड या फिर SIP या फिर इक्विटी रूप में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिटेल निवेशकों की तारीफ की है। घरेलू शेयर बाजार में चल रहे भारी उतार चढ़ाव के बीच फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली से लगने वाले झटकों से संभलने का काम खुरदरा निवेशक कर रहे हैं। वित्त मंत्री आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कॉर्पोरेट मामलों में मंत्रालय की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि खुरदरा निवेशक इतने बड़े पैमाने पर आ गए हैं कि वे झटकों से संभलने का काम कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कश्मीर में आतंकी मंसूबे हुए नाकाम।
कर्नाटक में ड्रोन गिराकर टिफिन बम बरामद। कुपवाड़ा सोपोर में 3 दहशतगर्द हुए ढेर, इनमें 2 पाकिस्तानी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सोमवार रात से चल रहे 2 एनकाउंटर्स में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। सोपोर जिले के जालूरा इलाके में रात 10 बजे लश्कर तैयबा का एक और कुपवाड़ा में 2 आतंकवादी मारे गए। 3 में से 2 आतंकी पाकिस्तानी थे, जबकि एक लोकल। वहीं दोस्तों दूसरी ओर बीएसएफ ने सोमवार रात ही कर्नाटक के दयाराना में एक नजर आए एक ड्रोन पर गोलियां चलाई। करीब रात 11 बजे हुई फायरिंग के बाद ड्रोन से जुड़े पेलोड को नीचे लाया गया। पेलोड में बच्चों के टिफिन बॉक्स के अंदर 3 मैग्नेट आईईडी थे, जिनमें टाइमर सेट था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सेना की भर्ती को लेकर नए नियमों का हो सकता है ऐलान। तीनों सेना प्रमुख कल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां दोस्तों, सेना में भर्ती को लेकर नए नियमों का ऐलान हो सकता है। इसके लिए तीनों सेना प्रमुख कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोस्तों ऐसी संभावना जताई जा रही कि तीनों सेना प्रमुख चीफ टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर अहम घोषणा कर सकते हैं। इसके तहत 40 से 50 हजार जवानों की भर्ती होगी। इनकी करीब 3.5 से 4 साल की नौकरी होगी। 4 साल की नौकरी के बाद 75% लोग निकल जाएंगे। 25% लोग ही आगे फौज में नौकरी कर सकेंगे। दोस्तों बताया जा रहा है कि संभवतः इस तरीके की घोषणा पहली बार होने जा रही है। तीनों सेना प्रमुख कल सेना में नए सुधार को लेकर एक रूपरेखा पेश कर सकते हैं। सेना में एज प्रोफाइल भी घटने का अनुमान लगाया जा रहा है। वेतन भी कम हो सकता है। इनको पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हर साल 60,000 लोग रिटायर होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, करीब 2-2.5 साल से कोरोना की वजह से फौज में भर्ती नहीं हो पा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 30 देशों में मिले मंकी पॉक्स के 550 से ज्यादा मामले। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कही यह बात। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि मंकी पॉक्स वायरस फैल रहा है और लोगों को इसका पता नहीं चल पा रहा है। 30 देशों में इसके 550 से ज्यादा मामले हो गए हैं। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने एक बयान में कहा कि अब तक अधिकांश मामले उन पुरुषों में सामने आए जो यौन स्वास्थ्य क्लिनिकों में लक्षणों वाले पुरुषों के साथ यौन संबंध रखते हैं। कई देशों में एक ही समय में मंकी पॉक्स के मामले सामने आने से पता चलता है कि कुछ समय के लिए बिना पता चले ट्रांसमिशन हो सकता है। जिनेवा में एक समाचार सम्मेलन के दौरान WHO के मंकी पॉक्स तकनीकी प्रमुख डॉक्टर रोसा मुंग लुई ने कहा कि वायरस महीनों या वर्षों तक बिना पता चले हो सकता है। हालांकि जांच जारी है और अभी तक कोई साफ स्थिति नहीं है। लुइस ने कहा कि हम वास्तव में नहीं जानते कि क्या इसमें बहुत देर हो चुकी है। WHO और सभी सदस्य राज्य जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह आगे इसे फैलने से रोकना है। WHO ने भी प्रभावित देशों से व्यापक कम्युनिटी मामलों की तलाश करने के लिए अपनी निगरानी बढ़ाने का आग्रह किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब डॉक्टर की पर्ची के बिना भी मिल जाएंगी पैरासीटामोल समेत 16 दवाएं। जी हां दोस्तों, अक्सर बुखार, बदन दर्द आदि को कंट्रोल करने पर अधिकतर लोग पैरासीटामोल ले लेते हैं। इससे दर्द में राहत भी मिलती है। ये ऐसी दवाई है जिसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों इसके साथ एक बड़ी समस्या यह थी कि मेडिकल स्टोर से इसे लेने के लिए आपको डॉक्टर की पर्ची दिखानी पड़ती थी। इस जटिलता की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें आती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके ज्यादा यूज और लोगों की सहूलियत को देखते हुए सरकार अब पैरासीटामोल और आम इस्तेमाल वाली 15 अन्य मेडिसिन को OTC लिस्ट में डालने जा रही है। OTC का मतलब होता है ओवर द काउंटर। आसान शब्दों में कहें तो अब आपको इन दवाइयों को लेने के लिए डॉक्टर की कोई भी पर्ची दिखाने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ड्रग रूल 1945 में बदलाव के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ताकि इन 16 दवाओं को कानून के शेड्यूल में शामिल किया जा सके। इस परिवर्तन के बाद अब रिटेलर इन दवाओं को बिना डॉक्टर की पर्ची के भी बेच सकते हैं। रिपोर्ट की माने तो पैरासीटामोल के अलावा डाइक्लोफेनेल, नाक बंद खोलने वाली दवा, एंटी एलर्जिक दवा, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेड एजेंट, गिगिवाइटिस के इलाज में काम आने वाली माउथ वॉश, क्लोरोहेक्साडाइन, खांसी के इलाज में काम आने वाली दवा, एंटीबैक्टीरियल एनी फॉर्मुलेशन, एंटी फंगल क्रीम, बंद नाक खोलने में काम आने वाली दवा, एनाल्जेसिक क्रीम फॉर्मुलेशन और एंटी एलर्जी कैप्सूल को भी आप बिना डॉक्टर की पर्ची के ले सकेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, IPL मीडिया राइट्स पूरे 60,000 करोड़। IPL मीडिया राइट्स का काउंटडाउन शुरू, इन 5 कंपनियों में है जंग। जी हां दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2022 खत्म हो गया है और अब फैंस भारत साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली T20 सीरीज का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों जब ये T20 सीरीज खेली जा रही होगी उस वक्त IPL को
को लेकर एक बड़ा अपडेट होगा। आईपीएल के लिए मीडिया राइट्स का जो ऑक्शन होना है वह इसी बीच होगा। साल 2023 से 2028 के कार्यकाल के लिए इस बार बोली लगनी है, जिससे बीसीसीआई को हजारों करोड़ रुपए की कमाई की उम्मीद है। दोस्तों, आईपीएल मीडिया राइट्स के लिए टेंडर पहले ही निकाले जा चुके हैं। अभी कुल 5 कंपनियों के बीच होड़ लगी हुई है। ऑक्शन से ठीक पहले एक दिलचस्प बयान सामने आया। दोस्तों, ब्रोकरेज फर्म एलारा सिक्योरिटीज का मानना है कि इस बार मीडिया राइट्स के लिए बोली 50 से 60 हजार करोड़ रुपए तक जा सकती है। पिछली बार जब ऑक्शन हुआ था तब 2018 से 2022 के लिए 16,300 करोड़ रुपए बीसीसीआई को मिले थे, लेकिन अब आईपीएल बड़ा हो गया है। टीमों की संख्या भी 10 हो गई है, साथ ही चीजें काफी बदल गई है। ऐसे में आईपीएल की ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अभी के लिए जिन 5 कंपनियों में रेस लगी हुई है उनमें वाईकॉम, डिज्नी हॉटस्टार, सोनी, जी और अमेजन है। क्योंकि अब की बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जबरदस्त फोकस किया जा रहा है, इसलिए अमेजन जैसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी रेस में बने हुए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सीडीएस पद पर नियुक्ति के नियमों में मोदी सरकार ने किया बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस पद पर नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को सीडीएस पद के लिए पात्र अधिकारियों के दायरे को विस्तृत करते हुए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत अब नौसेना और वायुसेना में सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल या उनके समकक्ष भी सीडीएस बन सकते हैं। यह दिशा निर्देश तीनों सेनाओं के दूसरे सर्वश्रेष्ठ सक्रिय रैंक के अधिकारियों के लिए अपने सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख जैसे वरिष्ठों को सुपरसीड पर सीडीएस बनने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दोस्तों, पात्रता मापदंड में एक और अहम बदलाव किया गया है कि हाल ही में रिटायर्ड सेना प्रमुख और उप प्रमुख भी इस पद के लिए पात्र होंगे। हालांकि इसके लिए आयु सीमा 62 वर्ष निर्धारित है। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत का वर्तमान सीडीएस कौन है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। इतनी गर्मी में लोग कैसे रहते हैं जिंदा? मैच से पहले बेहाल हुई अफ्रीकी टीम। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज गुरुवार से शुरू हो रही है। सीरीज का पहला मैच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें पहले मैच के लिए तैयारी कर रही है और जमकर पसीना बहा रही है। ऐसे में दोस्तों, दिल्ली की गर्मी से कुछ खिलाड़ियों का बुरा हाल है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। अफ्रीकी टीम के स्पिन गेंदबाज तबरेज शमशी ने ट्वीट कर दिल्ली के मौसम का हाल बताया। उन्होंने अपने ट्वीट में मजाकिया अंदाज में लिखा कि बाहर का तापमान सिर्फ 42 डिग्री है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। शमशी के ट्वीट के जवाब में एक यूजर ने बताया कि लाहौर में 43 डिग्री टेम्परेचर है, जिस पर शमशी ने कमेंट करके पूछा कि इतनी गर्मी में लोग जिंदा कैसे रहते हैं। टी20 सीरीज की शुरुआत से पहले दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया और घंटों तक अभ्यास किया और इसके बाद अफ्रीका के खिलाड़ी बस से होटल लौट गए थे। तब शमशी ने यहां की गर्मी को लेकर ट्वीट किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आईसीसी वुमेन वनडे रैंकिंग्स। भारत की मिताली राज 7वें और स्मृति मंधाना महिला वनडे रैंकिंग में 90वें नंबर पर है बरकरार। जी हां दोस्तों, भारत की अनुभवी बल्लेबाज मिताली राज आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में 7वें और स्मृति मंधाना 90वें स्थान पर बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हिली ताजा महिला वनडे रैंकिंग में टॉप पर है, जिनके बाद इंग्लैंड की नताली स्कीवेयर का नंबर आता है। दोनों ने न्यूजीलैंड में हुए महिला विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था। दोस्तों, भारत की अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी गेंदबाजों की सूची में 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज सिद्रा आमीन 19 पायदान की छलांग लगाकर बल्लेबाजों की रैंकिंग में 35वें स्थान पर पहुंच गई है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में 218 रन बनाए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भाजपा ने टीवी डिबेट में जाने वाले पार्टी नेताओं के लिए गाइडलाइन कर दी जारी, धर्म पर नहीं कर सकेंगे कमेंट। जी हां दोस्तों, केवल बीजेपी मीडिया डिपार्टमेंट से अनुमति प्राप्त व्यक्ति ही टीवी पर अब जाएंगे। किसी के धर्म पर टिप्पणी नहीं करेंगे, किसी धर्म गुरु पर टिप्पणी नहीं करेंगे, संयमित भाषा का उपयोग करेंगे, उत्तेजित होने या भड़काने की जरूरत नहीं है। मुद्दों पर पूछताछ करेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। किसी मुद्दे पर बहस से पहले पार्टी लाइन का पता करेंगे। किसी के जाल में नहीं फंसेंगे, केवल भाजपा से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे, केवल गरीब कल्याण के मुद्दों पर फोकस करेंगे। ऐसी कुछ गाइडलाइन बीजेपी ने अब अपने टीवी डिबेट में जाने वाले कार्यकर्ताओं के लिए तैयार कर दी हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, फ्रांस में बन रहा है सूरज। भारत समेत 35 देशों के वैज्ञानिक जुटे, सफल हुए तो 1 ग्राम परमाणु से 8 टन तेल बराबर ऊर्जा मिलेगी। जी हां दोस्तों, फ्रांस में दक्षिण के पहाड़ी इलाकों में दुनिया भर में साफ और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों को हासिल करने के लिए सूरज बनाने की तैयारी चल रही है। इस काम में भारत समेत 35 देशों के वैज्ञानिक शामिल हैं। जब यह सूरज तैयार हो जाएगा तब मानव इतिहास का ऊर्जा का सबसे बड़ा संकट खत्म हो जाएगा। साथ ही जलवायु परिवर्तन के कहर से जूझ
रही धरती को भी संकट से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, इस सूरज के 1 ग्राम परमाणु ईंधन से 8 टन तेल के बराबर ऊर्जा बनेगी। वैज्ञानिक परमाणु संलयन पर अपनी बादशाहत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन वही प्रक्रिया है जो हमारे असली सूरज और अन्य सितारों में प्राकृतिक रूप से होती है। हालांकि यह प्रक्रिया धरती पर दोहराना आसान नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए जीवाश्म ईंधन के विपरीत असीमित ऊर्जा मिलती है, जिसमें जरा भी ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती है। इससे रेडियो एक्टिव कचरे से भी मुक्ति मिलने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, कहा मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन झुकूंगी नहीं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन बीजेपी को बंगाल को बांटने नहीं दूंगी। उन्होंने आगे कहा कि आप मुझे धमका सकते हैं, मेरे सीने पर बंदूक रख सकते हैं, और फिर भी मैं एकजुट बंगाल के लिए लड़ाई जारी रखूंगी। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल से अलग राज्य बनाने की मांग की है। इसी को लेकर ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि उत्तर बंगाल में सभी समुदाय के लोग दशकों से एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं, लेकिन बीजेपी लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ने पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी कभी गोरखालैंड की मांग कर रही है तो कभी अलग उत्तर बंगाल की मांग कर रही है। मैं जरूरत पड़ने पर अपना खून तक बहाने के लिए तैयार हूं, लेकिन राज्य को कभी विभाजित नहीं होने दूंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, आज सस्ता हो गया है सोना, अब इतने में खरीद सकते हैं आप। जी हां दोस्तों, सोने की कीमत में आज गिरावट आ गई है। आज सोना अपने साप्ताहिक निचले स्तर के पास मंडरा रहा है, क्योंकि मजबूत अमेरिकी डॉलर ने सराफा बाजार की अपील को प्रभावित किया है। एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.16% यानी कि 83 रुपए की गिरावट के साथ 50,787 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। हालांकि चांदी वायदा 0.59% यानी कि 366 रुपए की गिरावट के साथ 61,933 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। वहीं दोस्तों इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक हाजिर बाजार में सोना सबसे ज्यादा शुद्धता वाला 51,112 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 62,592 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की सिक्कों की नई सीरीज, नेत्रहीन लोगों को होगी और भी आसानी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयों के आइकॉनिक वीक समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कॉर्पोरेट मंत्रालय के योगदान पर प्रकाश डाला और साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के लिए समर्पित किए गए सिक्के भी लॉन्च किए। इन सिक्कों की एक नई सीरीज दृष्टिहीन व्यक्तियों के अनुकूल है। ये सिक्के 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के हैं। इन पर आजादी के अमृत महोत्सव का डिजाइन भी बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में आए 3,714 नए मामले। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 3,700 से अधिक मामले सामने आ गए। यह लगातार 5वां दिन है जब महाराष्ट्र में 1,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को अपडेट किया कि देश में कोविड-19 के 3,714 नए मामले सामने आए। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक एक दिन पहले सोमवार को देश में कोरोना वायरस के 4,518 नए मामले सामने आए थे। दोस्तों कोरोना के इन नए मामलों के साथ देश में एक्टिव केस लोड 26,976 हो गया है। मिनिस्ट्री ने बताया कि देश में कोरोना वायरस से 7 नई मौतें भी दर्ज की गई है, जिससे कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या अब 5,24,708 हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब तालिबान भी देने लगा भारत को नसीहत। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर कहा कि भारत सरकार ऐसे कट्टरपंथियों को इस्लाम का अपमान करने से रोके। जी हां दोस्तों, भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की तरफ से पैगंबर मोहम्मद के बारे में दिए गए बयान को लेकर इस्लामिक देशों में बवाल खड़ा हो गया है। इस्लामिक देश इस बयान की आलोचना कर रहे हैं और भारत सरकार से इस बारे में जवाब भी मांग रहे हैं। इस कड़ी में अफगानिस्तान का नाम भी जुड़ गया है। यहाँ की तालिबान सरकार ने भी भारत को नसीहत दे डाली। तालिबान ने भारत सरकार से कहा कि वह कट्टरपंथियों को इस्लाम का अपमान करने और मुसलमानों की भावनाओं को भड़काए जाने से रोके। तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि भारत की सत्ताधारी पार्टी के एक अधिकारी ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया है। अफगानिस्तान का इस्लामिक अमीरात सख्त तौर पर इसकी निंदा करता है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 6000 mAh बैटरी के साथ पोको C40 16 जून को होगा लॉन्च, बजट रेंज में होगी कीमत। जी हां दोस्तों, पोको ने अपने नए फोन पोको C14 की लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया है। ये फोन कंपनी का किफायती स्मार्टफोन होगा जिसे ग्लोबल इवेंट में 16 जून को पेश किया जाएगा। दोस्तों आने वाला नया C14 पोको C सीरीज का एंट्री लेवल स्मार्टफोन होगा और इसे ऑनलाइन इवेंट के जरिए ही पेश किया जाएगा। पोको ने आने वाले फोन की फोटो शेयर की है जिसमें फोन का डिजाइन देखा जा सकता है। देखने से दोस्तों पता चलता है कि इसका कैमरा स्क्वायर शेप में होगा और साथ ही यह भी देखा जा सकता है कि फोन की बॉडी का कलर और कैमरे के साइड का कलर अलग अलग है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों IPL 2022 में उप विजेता टीम का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं IPL 2022 की उप विजेता टीम का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।